हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य सो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब सभ्यता के जो लोग थे उनको कांसा बनाना आता था। तांबे में टीन को मिला करके एक मिश्र धातु बनता है जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे, ये लोग कांसा सो बनाना जानते थे। कांसा बनाना इस सभ्यता की विशिष्टता थी। और कांसा जो ये लोग बनाते थे तो 90% तांबा और 10% टीन को मिलाकर बनाते थे। मतलब 9:1 जो होता था, उनके कांसा में रेशियो होता था तांबा और टीन का। तो ये सभ्यता कांस्य युगीन थी और आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी का मतलब कि सभ्यता में हम लोगों को लिपि की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो सभ्यता थी, तो इस सभ्यता के ओरिजिन पर सो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता का उद्भव वो कैसे हुआ। यहाँ ध्यान रखना है कि आज से करीब 5000 साल पहले भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक बड़ी ही विकसित संस्कृति सो उदित हुई थी, है ना। जो कई मामलों में देखा जाए तो विश्व के विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं से भी आगे थी। मतलब चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, हम लोग अगर तुलना करें तो कई मामलों में पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में सो विशिष्ट थी। तो इस सभ्यता का, इस संस्कृति का ओरिजिन कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हम लोगों के समक्ष उपस्थित होती है। पहला तो ये कि खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं वो आरंभ से ही हम लोगों को प्रौढ़ नज़र आती है, मतलब मैच्योर नज़र आती है। मतलब कि बाल्यकाल और किशोरा अवस्था की कोई जानकारी नहीं हो पाती और सीधे हम लोगों को अवशेष वो युवा अवस्था की जानकारी देता है। मतलब कि आरंभिक चरण के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। इस वजह से इसके ओरिजिन को समझने में हम लोगों को कठिनाई होता है। मतलब पहली कठिनाई तो यही होती है कि जो सामग्री हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो आरंभ से ही प्रौढ़ नज़र आता है। दूसरा कि साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक जो स्रोत होते हैं तो लिपि के रूप में तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इससे भी ओरिजिन को सो समझने में कठिनाई होता है। तीसरी जो कठिनाई हम लोग देखते हैं वो ये है कि हड़प्पाई नगरों की जो खुदाई हुई है तो हम लोग पाते हैं क्या कि अधिकांश जो खुदाई हुआ है वो ऊर्ध्वाधर खुदाई हुआ है ना। मतलब क्षैतिज खुदाई का सो अभाव हम लोग देखते हैं। तो क्षैतिज खुदाई के अभाव के कारण हम लोग बहुत सटीक तरीके से सो किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो क्षैतिज उत्खनन का अभाव और ऊर्ध्वाधर खुदाई पर सो बल देना, ये भी सो इसके उद्भव को समझने में बाधक साबित होता है ना। क्योंकि क्षैतिज खुदाई उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और काफ़ी खर्चीला भी है। इसलिए हम लोग पाते हैं क्या कि ऊर्ध्वाधर खुदाई पर सो बल दिया गया। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को अगर हम लोग छोड़ दें तो अधिकांश हम लोग देखते हैं क्या कि ऊर्ध्वाधर खुदाई ही सो हुआ है। इससे भी इसके ओरिजिन को सो समझने में कठिनाई होता है। यही कारण है कि इसके ओरिजिन को लेकर, इसके उद्भव को लेकर विभिन्न प्रकार के मत हैं वो उदित हो जाते हैं, है ना। कई प्रकार के मत दिए गए हैं, है ना, इसके उद्भव के संबंध में। तो कुछ प्रमुख मतों पर सो हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि एक मत दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि मेसोपोटामिया या सुमेरिया, है ना, जो सुमेर जो सभ्यता थी उसी को हम लोग मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता के प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ।
मतलब कि ये जो मत दिया गया है, तो हम लोग पाते हैं कि सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर जैसे कुछ इतिहासकार पुरातत्वविद हुए जिन्होंने यह मत दिया है ना कि मेसोपोटामिया के प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ। अब ये जो मत दिया गया है तो बहुत सारी समानताओं के आधार पर दिया गया है। जैसे इन विद्वानों ने कहा कि दोनों ही जो सभ्यताएं थीं तो ये नगरीय सभ्यताएं थीं। दोनों ही सभ्यताओं में ये कहते हैं कि मुहरों का प्रयोग होता था। दोनों ही सभ्यता में लिपि का जो है सो ज्ञान था। दोनों ही सभ्यता में कांसे, तांबे आदि का जो है सो प्रयोग होता था। कई प्रकार के पाषाण उपकरणों में भी जो है सो समानता थी। फिर भवन निर्माण में कच्ची और पक्की ईंटों का जो है सो प्रयोग होता था, है ना। दोनों ही सभ्यताओं में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मतलब बहुत सारा जो कॉमन चीज़ था तो उसके आधार पर जो है सो ये मत दे दिया गया और कहा गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता से लोगों का एक दल सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में आया और यहाँ बस गया और यहाँ बाढ़ वाले मैदान में वो खेती करने लगा और धीरे धीरे जो है सो यहाँ पर एक अलग संस्कृति जो है सो उदित हुई, जिसको हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि अकस्मात जो है सो उद्भव का ये सिद्धांत देते हैं, लेकिन अगर तार्किक दृष्टि से हम लोग देखें तो पाते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं में जो है सो बहुत सारी असमानताएं थीं। ठीक है, दोनों ही सभ्यताओं में लिपि का ज्ञान जरूर था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मेसोपोटामिया की लिपि में अंतर था। जहां मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षर थी। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया के नगरों की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो ज़्यादा जो है सो व्यवस्थित थे, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से जो है सो बसाए गए थे। फिर हम लोग पाते हैं कि मुहरों की प्रकृति भी जो है सो दोनों जगह अलग अलग थी। मतलब कि समानताओं की तुलना में हम लोग असमानता को जो है सो ज़्यादा देखते हैं। इसलिए यह मानना कि मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता के प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ, ये मत जो है सो आज ध्वस्त हो गया है। हम इस मत को जो है सो आज की तारीख में नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा जो मत दिया गया है उसके अनुसार वैदिक आर्यों ने इसे जो है सो बसाया, है ना। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए, जैसे प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन का नाम आता है, के.एन. शास्त्री का नाम आता है, पुसालकर साहब का नाम आता है, एस.आर. राव जैसे इतिहासकार हुए जिन्होंने ये कहा कि वैदिक आर्यों ने जो है सो इस सभ्यता को बसाया, है ना। इन्होंने भी कुछ समानताओं को ढूंढा। जैसे इन्होंने तर्क दिया, पक्ष में तर्क दिया कि लोथल, कालीबंगा और बनवाली से हवन कुंड का या यज्ञ वेदिका जो है सो प्राप्त हुआ है ना। इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति हम लोगों को प्राप्त हुई है। लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी हम लोगों को प्राप्त हुई है ना। ये कुछ चीज़ें जो प्राप्त हुई, है ना, जो वैदिक संस्कृति में भी इन चीज़ों का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो इसके आधार पर जो है सो यह कह दिया गया कि वैदिक आर्यों ने जो है सो इसे बसाया। लेकिन वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में हम लोग जो है सो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखते हैं। जहाँ हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो धर्म हो, इन सब में भी जो है सो हम लोग काफ़ी डिफरेंस देखते हैं। मतलब ये मानना तर्कसंगत नहीं लगता कि वैदिक आर्यों ने जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। तो ये मत भी जो है सो एक प्रकार से मान्य प्रतीत नहीं होता है। तीसरा जो मत दिया गया है ओरिजिन को लेकर के, तो वो तीसरा जो मत है उसमें कहा गया है कि द्रविड़ लोगों ने जो है सो इसे बसाया, है ना। द्रविड़ लोग जो साउथ इंडियंस हैं, जिनको हम लोग द्रविड़ कहते हैं, जो मेडिटेरियंस हैं प्रजाति की दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, है ना, मेडिटेरियन हैं ये लोग। तो ये कहा जाता है, मतलब द्रविड़ लोगों ने इसे बसाया, ये जो मत दिया गया है। तो इसके समर्थन में बहुत सारे विद्वानों ने भी अपना जो है सो मत रखा है। जैसे सुनीति कुमार चटर्जी जैसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो अस्थि पंजर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो
वो कई प्रजाति से संबंधित है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति, कई प्रजाति के अस्थिपंजर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और अधिकांश अस्थिपंजर जो हैं वो भूमध्य सागरीय जो है सो प्रजाति से संबंधित हैं, और द्रविड़ लोगों की प्रजाति भी भूमध्य सागरीय ही है ना। इस प्रकार का जो है सो जिक्र करते हैं। साथ ही हम लोग पाते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं वो भाषा विज्ञान के आधार पर भी ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद में जिन दास दसियों का उल्लेख हुआ है वो द्रविड़ भाषी लोग थे। उसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पाकिस्तान के इलाके में, बलूचिस्तान में जो ब्राहुई भाषा का जो प्रयोग होता है, उस ब्राहुई भाषा को भी जो है सो जोड़ करके जो है सो देखने का प्रयास किया गया, और ये मत दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह द्रविड़ लोगों के द्वारा जो है सो बसाया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा कहना जो है वो बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रतीत नहीं होता कि अगर ऐसा होता तो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र से द्रविड़ क्षेत्र के भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हम लोगों को, और द्रविड़ भाषी क्षेत्र मतलब साउथ इंडिया से भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेष हम लोगों को प्राप्त होते। ब्राहुई भाषा को भी द्रविड़ भाषा के साथ जोड़ना जो है वो उसका कोई पुष्ट आधार प्रतीत नहीं होता, मतलब कि यह मानना उचित प्रतीत नहीं होता बिल्कुल कि द्रविड़ लोगों ने जो है सो इसे बसाया था। तो ये तीसरा मत जो है सो था सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन को लेकर के। अब इसके चौथा जो मत अगर देखें हम लोग, तो चौथा मत जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया। 1953 में जो है सो अमलानंद घोष के द्वारा राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में सोथी संस्कृति की जो है सो खोज की गई, और अमलानंद घोष का ऐसा मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ वह सोथी संस्कृति से जो है सो हुआ। मतलब कि अमलानंद घोष के द्वारा ये बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो शुद्ध रूप से जो है सो देसी प्रभाव से हुआ है ना। राजस्थान के इलाके में बहुत सारे ऐसे पूर्व हड़प्पाई स्थलों की खोज की गई है। उन स्थलों से जो भी सामग्रियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं तो उसके आधार पर जो है सो ये मत दिया गया कि जो परिपक्व जो हड़प्पाई चरण में जो हम लोग पहुंचते हैं तो उसका ओरिजिन सोथी संस्कृति में जो है सो ढूंढा जा सकता है। हाल ही में 2014 में हम लोग पाते हैं कि हरियाणा में भिर्राना नाम का एक हड़प्पाई स्थल जो है सो वो खोजा गया, और भिर्राना की जो खुदाई हुई उस भिर्राना की खुदाई से जो भी सामग्रियां हम लोगों को प्राप्त हुई उससे ये प्रतीत हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ वो हरियाणा के क्षेत्र में जो है सो हुआ, और भिर्राना को सबसे प्राचीन जो है सो हड़प्पाई स्थल जो है सो माना गया है ना, या बताया गया कि भिर्राना जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन स्थल था। इस पर भी शोध हो रहा है, अभी भी जो है सो नई नई बातें सामने निकल करके आ रही हैं। अभी ये सीधे सीधे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति से ही जो है सो हड़प्पा संस्कृति जो है सो विकसित हुई। इस पर शोध जो है सो जारी है, और आने वाले समय में ही कुछ स्पष्ट निष्कर्ष जो है सो दिया जा सकता है। तो अमलानंद घोष के द्वारा जो चौथा मत जो दिया गया कि सोथी संस्कृति से जो है सो हड़प्पाई संस्कृति विकसित हुई, ये भी जो है सो अभी पूरी तरह से मान्य प्रतीत नहीं होता है ना। अब पांचवा जो मत है, तो पांचवा मत जो है हम लोग पाते हैं जिसमें कहा गया है कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से जो है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है सो ओरिजिन हुआ। हम लोग पाते हैं कि ये जो मत दिया गया है ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति वाला, स्टुअर्ट पिगॉट महोदय के द्वारा, आल्चिन के द्वारा, फेयर सर्विस के द्वारा, है ना, JF देल्स के द्वारा, ब्रिजेट के द्वारा, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ। ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति का मतलब यहाँ ये है कि ईरान के क्षेत्र में और बलूचिस्तान के क्षेत्र में हम लोग नवपाषाण काल से ही बहुत सारे गांवों को जो है सो बसता हुआ देखते हैं। बहुत सारे स्थल उस क्षेत्र में जो है सो नवपाषाण काल से ही
मौजूद थे। तो इन विद्वानों का कहना है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता चला गया है ना, नवपाषाण काल से फिर ताम्रपाषाण काल में हम लोग आए, तो समय के साथ साथ नवपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के लोगों की जनसंख्या में जो है सो वृद्धि हुआ और वो एक पहाड़ी इलाके से नीचे उतर करके सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में जो है सो आकर के बस गए। और इन लोगों के द्वारा जब खेती किया गया तो पहले की तुलना में उत्पादन जो है सो बढ़ा, चूंकि बाढ़ वाले मैदान में खेती करेंगे जो उपजाऊ होता है तो उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ेगा। अब उत्पादन अगर बढ़ा तो इनका कहना है कि उत्पादन इतना बढ़ा कि उत्पादन अधिशेष की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो गई, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो गई। अगर 50 केजी आपका खपत है तो उत्पादन आपका 100 केजी होने लगा, है ना। तो जो अतिरिक्त जो उत्पादन होने लगा तो इससे जो है सो व्यापार वाणिज्य जो है सो ग्रो करने लगा और व्यापार वाणिज्य जो है सो बढ़ने लगा, जिससे एक छोटा सा गांव एक बस्ती के रूप में और अंततः वो बस्ती जो है वो एक नगर के रूप में जो है सो विकसित हुआ, जिसमें सैकड़ों वर्षों का जो है सो समय लगा। ठीक है, तो ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ। यही मत जो है वर्तमान में प्रासंगिक माना जाता है। मतलब वर्तमान में अगर हम लोग कहें, हमसे अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन के संबंध में आप क्या जानते हैं, तो मोटा मोटी यही हम लोग को कहना चाहिए कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों का ही जो है सो विकसित रूप हड़प्पा संस्कृति के रूप में जो है सो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग हड़प्पा संस्कृति के काल को भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि 3 भाग में उसको बांटा गया है। एक 3500 बीसी से 2600 बीसी का काल जिसको पूर्व हड़प्पा काल कहते हैं, है ना। दूसरा 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी का काल जिसको परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं। और तीसरा 1900 बीसी से 1500 बीसी का काल जिसको उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, है ना। तो एक तो हो गया पूर्व हड़प्पा जिसको प्राक हड़प्पा भी आप कह सकते हैं 3500 से 2600 बीसी। दूसरा हड़प्पा जिसको परिपक्व चरण हम लोग कहते हैं 2600 से 1900। और तीसरा उत्तर हड़प्पा 1900 से 1500 बीसी। तो हम लोग पाते हैं कि जो हड़प्पा जो संस्कृति का जो विकसित रूप हम लोग देखते हैं तो वो 2600 से 1900 बीसी के बीच में देखते हैं। 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में हम लोग परिपक्व हड़प्पाई चरण को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का पूर्ण विकसित रूप हम लोगों को 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच ही जो है सो नजर आता है। अब यह जो 700 वर्षों का जो ये इतिहास है तो ये विकसित जो हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। अगर इसके विकास के क्रम को अगर हम लोगों को समझना है तो 3500 बीसी से 2600 बीसी के बीच के काल का जो है सो हम लोग को अध्ययन करना होगा। और प्राक हड़प्पाई स्थलों की जो खुदाइयाँ हुई हैं तो जो भी सामग्रियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं तो वो ये बताती हैं कि निश्चित रूप से ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों के विकास के रूप में उसकी विकसित अवस्था को ही हड़प्पाई संस्कृति के रूप में जो है सो समझा जा सकता है ना। तो इसलिए ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति के प्रभाव से जो है सो हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा संस्कृति का जो ओरिजिन हुआ तो मोटे तौर पर हम लोग पाते हैं क्या कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोगों को पढ़ना है तो मुख्य रूप से 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच के काल को देखना है। ठीक है, अब ये जो फेज था तो हड़प्पा का एक परिपक्व चरण था। ये करीब 700 वर्षों का फेज है जिसमें करीब करीब 30 पीढ़ी अपना जो है सो जीवन जी सकती है। तो हम लोग पाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में हम लोग कई आयाम देखते हैं, है ना। जैसे हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी, है ना, तो कई विशेषताएं थी। अगर हम लोग समाज की बात करें तो समाज में बहुत सारी अनूठी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। धर्म हो या कला हो या जो कुछ भी हो उस पर हम लोग जो है सो क्रमशः चर्चा करेंगे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को कैसे देखना है इन चीज़ों को, तो क्रमशः अलग अलग शीर्षकों में देखना है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की जो खुदाइयाँ हुई हैं तो प्रश्न जो है हम लोग पाते हैं कि विभिन्न स्थलों की खुदाइयाँ जो हुई हैं तो जो भी सामग्री हम लोगों को खुदाई में जो प्राप्त हुआ है तो वो परीक्षा में पूछा जाता है कि अमुक चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। तो वहाँ से मतलब कि
कुछ प्रमुख स्थलों की विशेषताओं से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की हम लोग बात करें तो सबसे प्रमुख जो विशेषता इस सभ्यता की थी वो थी इसकी नगर योजना, मतलब टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो अनियंत्रित तरीके से, अनियमित रूप से जो है सो नहीं बसे हुए थे। उनको एक सोची समझी नीति के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से जो है सो बसाया गया था। तो टाउन प्लानिंग जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता था। अगर आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी तो एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा नगर योजना, है ना। नगर योजना को देखना है ना। फिर हम लोग आएंगे, देखेंगे कि कौन कौन से स्थल थे और किन स्थल की खुदाई किनके द्वारा जो है सो की गई और कहाँ से हम लोगों को क्या क्या सामग्री जो है सो प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर इसके सोसाइटी, इसके पॉलिटिकल कंडीशन, इस सभ्यता की इकोनॉमी, इस सभ्यता का आर्ट, है ना, आदि को देखते हुए फिर इस सभ्यता के पतन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो ये देखेंगे कि ये जो सभ्यता थी इसकी नगर योजना जो है वो किस प्रकार की थी, नगर को किस प्रकार से जो है सो बसाया जाता था, जो अपने आप में जो है सो अनूठा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नगर योजना से आगे बढ़ेंगे। आज इस वीडियो में ओरिजिन पर हम लोग जो है सो चर्चा किए, 5 प्रमुख मत पर जो है सो हम लोग चर्चा किए, जिसमें पहला था अकस्मात उद्भव का सिद्धांत, मतलब मेसोपोटामिया या सुमेरियन प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। ये एक मत था जिसको हम लोगों ने क्रॉस किया। दूसरा मत वैदिक आर्यों ने इसे बसाया, इसको भी हम लोगों ने क्रॉस किया। तीसरा मत द्रविड़ लोगों ने इसे बसाया, ये भी प्रासंगिक नहीं है, उचित नहीं है, मान्य नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि चौथा जो मत था वो सोथी संस्कृति से इसका उद्भव हुआ, इसको सीधे सीधे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, है ना। आने वाले समय में हो सकता है कि मत में जो है सो बदलाव आ जाए। फिलहाल जो 5वां जो मत है ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों के प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन हुआ, इसी को फिलहाल जो है सो हम लोगों को मानना है। कल के वीडियो में नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो इसका देखेंगे उसमें नगर योजना से जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।